गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आज हम करने वाले हैं बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। 2023 के अंदर जितने एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर इन क्वेश्चनों को देखा गया है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे क्वेश्चनों करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक अनुमान, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आखिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आराम से बना पाऊंगा। अगर आपने बीएमसी पूरा पढ़ लिया होगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नहीं पढ़ा होगा तब भी हेल्पफुल होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पहले कर लोगे तो जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आप उसको गौर करोगे उसके ऊपर। अच्छा, इस टॉपिक से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से फोकस करके पढ़ना होगा, तो तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आराम से हम लोग जूम करते हैं और आराम से पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर्स फॉर्म बाई, मतलब किस प्रकार की सीमेंट आपकी प्रोड्यूस होती है जो भी क्लिंकर बन के आया। जैसे आपको पता है सीमेंट में जो क्लिंकर होते हैं उन्हीं को हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो वो जो क्लिंकर्स बना होगा किससे फॉर्म हुआ है? कैल्साइनिंग बॉक्साइट से, लाइम से, आयरन ऑक्साइड से, विद अ लिटिल फेरिक ऑक्साइड से, सिलिका मैग्नीशिया से, ईटीसी। और नोट में भी कहा है कि इसके अंदर जो एल्यूमिना का कंटेंट होगा इस प्रकार के सीमेंट के अंदर शुड नॉट बी लेस देन 32%, मतलब 32% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो सीमेंट है, ये जो खूबी बताई गई है वो किस सीमेंट के अंदर होती है? कलर सीमेंट होती है। ऑप्शन 2 है हाई एल्यूमिना सीमेंट। 3 है आपका ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। चौथी आपकी है एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट। तो ये जो सीमेंट आपकी होती है उस सीमेंट के अंदर जो खासियत होती है उस सीमेंट का नाम है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। कौन सीमेंट है? हाई एल्यूमिना सीमेंट। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। सारी बातों को हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने हाई एल्यूमिना सीमेंट की तरफ, जहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार के सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग आपके एल्युमिनियम के एस्क से या लाइमस्टोन को मिक्स करके जो बॉक्साइड होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बनता है एक टेम्परेचर के ऊपर। फिर कहा है द सेटिंग टाइम ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइम, पोर्टलैंड सीमेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से आपकी जो सेटिंग टाइम होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नो एडिटिव शुड बी यूज, ऐसा कोई प्रकार का एडिटिव इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। फिर कह रहा है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड हैज़ वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब इसकी जो होती है वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, तो 3.5 से 4 घंटा होता है और आपका फाइनल सेटिंग टाइम 5 से 5.5 घंटा होता है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट इन एक्चुअल, एल्यूमिना सीमेंट हैज़ हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम एज कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट। High alumina cement is produced by fusing together in such a way that the percentage of the alumina should not be less than 32%। फिर यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम दे रखा है, आपका फाइनल सेटिंग टाइम दे रखा है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपके इनिशियल सेटिंग टाइम से भी बन सकता है और आपके फाइनल सेटिंग टाइम से भी बन सकता है। बाकी ये क्वेश्चन आपका बना ही है थ्योरी से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिम्बर से। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, विनियर्स आर प्लेस्ड सो डैट ग्रेन ऑफ एडजेसेंट विनियर्स आर, मतलब जो आपकी प्लाईवुड होती है उस प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आपके विनियर्स होते हैं उनको कैसे रखते हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। एट राइट एंगल, एट नियर पैरेलल, इंक्लाइंड, नो। कैसे रखा जाता है? तो आपका एट राइट एंगल पे रखा जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी लिखा रहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखा जाता है। इससे होता क्या है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखने से क्या होता है, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बोथ डायरेक्शन में इक्विवेलेंट होती है, मतलब इस साइड भी और आपकी इस साइड भी। तो इस तरीके से इनको रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आपने देखा भी होगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे कुछ बातें रखी हैं कि जो वुड विनियर आर के होते हैं वेरी थिन स्लाइस ऑफ वुड होते हैं, इनको जो हमारा लॉग ऑफ ट्री हो जाता है उससे एक प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर से प्राप्त किया जाता है विनियर्स को। विनियर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड क्वालिटी टिम्बर लॉग एंड दीज विनियर मिनिमम ऑफ 3 आर देन स्टैक अपॉन वन अनदर।
and firmly glued together using adhesive such as urea melamine, formaldehyde resin, or synthetic phenolic resin and by hot pressing them together under high pressure। इस वजह से इनको हाई प्रेशर के तहत इनको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बार बार आता है। जैसे कि क्वेश्चन आपका है कि विकार्ड एप्रेटस टेस्ट एक लिस्ट में दे रखा है, इधर आपको दे रखा है कौन सा टेस्ट उससे संबंधित है। यहाँ पे दे रखा है मशीन एप्रेटस कौन सा यूज होता है, जैसे कि लीचेटेल एप्रेटस कहाँ यूज होता है, प्रिकेट टेस्ट मेथड, एयर परमिबिलिटी मेथड। तो आपने देखा होगा विकार्ड जो होता है वो आपका सेटिंग टाइम के लिए होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो हम लोग निकालते हैं या फर्स्ट सेटिंग टाइम जो आपका निकालते हैं तो वो आपका उससे होता है। तो ए का हो जाएगा कि आपका 3 ऑप्शन। अब बात करें लीचेटेलियर से क्या निकालते हैं तो आपका साउंडनेस टेस्ट होता है, तो बी का हो जाएगा आपका 1 ऑप्शन। ब्रिकेट टेस्ट आपका किसके लिए होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो सी का हो जाएगा 4। फिर आपका होता है एयर परमिबिलिटी किसके लिए होता है, आपका फाइनेंस के लिए होता है, तो डी का आपका हो जाएगा 2। तो 3142 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको उनके एपेटस और उनके जो लिस्ट हैं प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के जो संबंधित उनके टेस्ट होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें हैं, तो सीमेंट का लिए जो आप जब सीमेंट पढ़ो ना तो सीमेंट के जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को ज़रूर एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, बस वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लिया, कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया, पर क्वेश्चन वहाँ से बनते ही बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेटिंग टाइम के लिए कितना पानी यूज होता है, तो आपका 0.85 पी पानी यूज लिया जाता है। यहाँ पी आपका क्या है, पी आपका कंसिस्टेंसी होता है जो कि 20 से 30% पानी होता है। जैसे कि आपका साउंड टेस्ट के लिए कितना होता है, 0.78 पी पानी लगता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। अब यहाँ पे रखा है लीचेटेलियर टेस्ट में कि दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर द साउंडनेस ऑफ ओपीसी ड्यू टू लाइम। साउंडनेस है क्या, मतलब कि अगर हम कहें इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग सीमेंट को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सॉइलिंग होती है ना, वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम चेंज अगर हो रहा है उसी को हम लोग साउंडनेस कहते हैं। तो लाइम की वजह से ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो लाइम एंड मैग्नीशियम बोथ आर प्राइमरी कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के साउंडनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइम एंड मैग्नीशियम दोनों होता है। ब्लेन एयर परमेबिलिटी ये किसके लिए होता है, तो आपको ये फाइनेंस के लिए होता है। सीमेंट जितना ज़्यादा फाइन होगा उतनी अधिक ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ गेन होगी तेज़ी से। तभी कार्ड एपेटस अगर बात करें कौन सा होता है, तो सेटिंग के लिए कंसिस्टेंसी के लिए यूज होता है। टेंसाइल ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन यूज की जाती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट व्हिच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज द नोन एज। मतलब कलर को इम्पार्ट करता है, क्या ऐसा चीज़ होता है पेंट के अंदर, कलर इम्पार्ट कौन करता है, तो आपका जो पिगमेंट होता है वो आपका क्या करता है, कलर को इम्पार्ट करता है। कलर क्या करता है, इम्पार्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट के बारे में यहाँ पे है, द पिगमेंट आर यूज टू हाइड द सरफेस इम्परफेक्शन एंड टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर। दे प्रोटेक्ट द पेंट फिल्म बाय रिफ्लेक्टिंग द डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रावायलेट लाइट व्हिच एक्ट एज ए कैटालिटिक एजेंट फॉर द डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ द फिल्म। अब बात करते हैं ड्रायर के बारे में। ड्रायर क्या होता है, ड्रायर आर यूज इन पेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज as catalyst for the oxidation, polymerization and condension of the vehicle in a paint. The quantity of the dryer is limited to 8%. Excess of it affect the elasticity of paint leading to flaking failure. ड्रायर अगर अधिक हो जाता है तो वो क्या करता है, फ्लेकिंग फेलियर के रूप में लीडिंग करता है। एडल्ट्रेंट क्या होता है, ब्रिंग डाउन द ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है, रिड्यूस द वेट एंड इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। Electrant also help to reduce cracking of dry paint and sometimes help to keep the pigment in suspension. Example, barium sulfate, calcium carbonate, magnesium carbonate etc. सॉल्वेंट क्या होता है, स्पीड हो गया, नेफ्था टर्पेंटेंस आपके सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बल्किंग ऑफ सैंड अकर इन द मॉइस्चर कंटेंट। बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है मतलब जो भी आपकी सैंड होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, कितनी वजह से, एट 5 to 6% मॉइस्चर कंटेंट पे उसकी जो वैल्यू होती है 20 से 30% तक इंक्रीज हो जाती है। तो कितना होगा आपका, ऑप्शन सेकंड आपका हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 5% पे उसका वैल्यूम जो है चेंज कर देता है। व्हाट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ बर्न्ड क्ले
building brick up to class 12.5 as per IS code 1077/1992 when immersed in cold water for duration of 24 आवर। आपने ये पढ़ा होगा कि क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड इसका होता है 20% मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन, इसका होता है 22%, इसका होता है 25%। तो भाई ये क्या है क्लास 12.5। तो याद रखना क्लास 12.5 तक जितने भी होंगी वो 20% आप इस ड्राई बेड के अपना वॉल्यूम को जो वाटर ऑब्जर्वेशन होगा उतना हो सकता है। तो कितना होगा 20% अभी ड्राई बेड। सी आपका यहाँ पे होगा राइट आंसर। यहाँ पे 20% अभी ड्राई बेड रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द ब्रिक व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन 3495 पार्ट 2 1992 आफ्टर इमर्जन इन कोल्ड वाटर for 24 hour water observation shall not be more than 20% by weight up to class 12.5 and 15% by weight for higher class। मतलब अगर क्लास आपकी 12.5 तक है, ठीक है, तब तक आपका जो होगा 20% होगा। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो 15% हो जाएगा। क्लास 15, 7.5, 20, 25 ये याद जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, याद रखना, तो वो आपका बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा 20। जितना आपका बढ़ता जाएगा ग्रेड उतनी आपकी 15% आप ड्राई वेट हो जाएगा उसके लिए। बाकी क्लास अगर 12.5 तक की ब्रिक है तो उसके लिए आपकी जो ब्रिक होगी वो 20% तक पानी को एब्जॉर्व कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच द फॉलोइंग यूज एज द व्हीकल इन द इनेमल पेंट। इनेमल पेंट में जो व्हीकल होता है वो कौन सा होता है, लिंसीड ऑयल, मस्टर्ड, वार्निश, वाटर। तो जो भी आपका इनेमल पेंट होता है उस केस में आपका जो यूज होता है वो आपका होता है वार्निश, आपका एज ए व्हीकल वो इनेमल पेंट में यूज होता है। ठीक है, लिंसीड ऑयल जितने भी आपके ऑयल टाइप के पेंट होते हैं उन सब के अंदर आपका जो होता है लिंसीड ऑयल यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए इन इनेमल पेंट वार्निश इज यूज एज व्हीकल whereas in the common oil paint linseed oil is used as a vehicle। Enamel paint means any solvent based paint that dries to hard vitreous। इनेमल पेंट मतलब होता है कि एनी सॉल्वेंट बेस्ड पेंट दैट ड्राइज टू हार्ड, मतलब सूखने पर हार्ड हो, ग्लास लाइक सेल बन जाए। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट आर आल्सो कॉल्ड ऑयल बेस्ड पेंट in contrast with water based paint it provide a reliable protection। ये आपका जो होता है एक रिलायबल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। इट यूज टू एड मतलब डेविड कलर एंड ड्यूरेबिलिटी टू स्मॉल क्राफ्ट। ठीक है, तो ये आपका जो होता है डिफरेंट तरीके के कलर को प्रोवाइड करता है ड्यूरेबिलिटी को स्मॉल क्राफ्ट के अंदर। तो इनेमल पेंट के अंदर जो वार्निश होती है वो एज ए व्हीकल यूज होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वार्निश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज एडेड इन सीमेंट मोटार टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए सीमेंट मोटार के अंदर कितना पानी ऐड किया जाता है। तो अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर आपको सीमेंट की सेटिंग टाइम पे प्राप्त करना है तो सेटिंग टाइम के लिए हमने बताया था कि आपको 0.85 पी पानी यूज होता है, जहाँ पे पी क्या होता है कंसिस्टेंसी के लिए कितना पानी आवश्यकता होता है सीमेंट में, तो ये होता है 20 से 30%, कहीं कहीं 25 से 30% की वैल्यू देखने को मिलती है। इसी प्रकार चेक किया गया कि साउंडनेस अगर हमको निकालना है तो कितना पानी लगेगा, तो 0.78 पी। इसी प्रकार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 + 3% ऑफ टोटल मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड वेयर P वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत और ये गलत, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है कि सेटिंग टाइम के लिए कितना पानी लगेगा 0.85 पी, साउंडनेस के लिए 0.78 पी, कंप्रेसिव के लिए कितना पानी लगेगा वो आपको दे रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट दैट परमिट द बिकार्ड प्लंजर ऑफ diameter 10 mm and height 50 mm to penetrate in the mold up to depth of the necessary 50 mm from the top। मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट पेस्ट की वह कंसिस्टेंसी होती है कि जो भी बिकार्ड प्लंजर होता है जिसका डाया 10 mm होता है वो 50 mm
तक उसका हाइट होती है और वो आपके मोल्ड के अंदर 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका पेस्ट पेस्ट बनाने के लिए जो पानी की आवश्यकता लगी होगी वही आपकी कंसिस्टेंसी कहलाती है। ठीक है, और कहीं कहीं दे रखा है 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम भी दे रखा होगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथल प्रोसेस इज यूज? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिनस, या फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर, किस लिए आपका यूज किया जाता है? तो ये आपका जो बेथल प्रोसेस आपकी होती है तो आपका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर के लिए। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक? आपने ब्रिक्स देखी होंगी, अगर आपने ब्रिक देखी होगी तो आपने देखा होगा ब्रिक के अंदर कुछ टॉप सरफेस पे ऐसे कुछ गड्ढा बना होता है। इस गड्ढे को हम लोग फ्रॉग कहते हैं। इसकी साइज अगर आपसे पूछे 10x4x1 या -2 कहीं कहीं देखने को मिलती है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये जो आपका फ्रॉग होता है ये क्या करता है कि 2 लेयर के बीच में होता क्या है, बॉन्ड देता है। क्या देता है? बॉन्ड देता है। तो फ्रॉम की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, मतलब ब्रिक एंड मोटार के बीच में क्या होता है, ये आपका एक बॉन्डिंग का काम करता है। तो यही इसका पर्पज होता है। बाकी मैंने साइज आपको बता ही दिया कि इसकी ये फला साइज होती है और इस साइज का होने के कारण इसको सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। यहाँ पे रखा है कि फ्रॉग इट इज एन इंडेंटेशन और डिप्रेशन on the face of the brick made with the object forming a key for the motor, the prevent displacement of the brick above. The term frog means depression on face of brick, मतलब frog का मतलब ये होता है कि डिप्रेशन on the face और brick। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि आपसे पूछें कि हेडर क्या होता है। हेडर, तो ब्रिक्स आर लेड परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल। अगर ये वॉल है, ठीक है, और ब्रिक को हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे 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 परपेंडिकुलर टू वॉल लगा रहे हैं, तो हम जब सामने से इसको देखेंगे ना तो ये ब्रिक हमको ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी? ऐसे 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 ऐसे, मतलब हमको ब्रिक का ये वाला पार्ट दिखाई देगा। जैसे ये ब्रिक होती है, ब्रिक को यहाँ से देखें तो ये वाला पार्ट, मतलब जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई होगी ये दिखाई पड़ेगी। ठीक है, 10x10 का। बाकी लंबाई वाली पार्ट हमको नहीं दिखाई पड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका स्ट्रेचर। ब्रिक अगर अलोंग द लेंथ को हम लोग करेंगे, मतलब जो लेंथ होती है उस लेंथ के लॉन्ग अगर करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अपने ब्रिक्स जो हमारी है सपोज ये हमारी ब्रिक है, इस ब्रिक के लॉन्ग अगर हम लोग रखते हैं तो हमको ये जो दिखेगी, ये तो ये जो हमारा होता है, तो ये हमारा कहलाता है क्या? स्ट्रेचर। अब हम परपेंड क्या होता है? द वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ वॉल विच लाई डायरेक्टली ऑन द वर्टिकल जॉइंट इन द कोर्स। बैट होता है, क्लोजर होता है, क्वीन होता है। ठीक है, स्टील एंगल ऑफ वॉल जो आपका होता है वो हमारा क्वीन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये डिफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपको पूछी जाती है। बाकी मैंने आपको फाक बता ही दिया है। इस क्वेश्चन को मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका DDG में पूछा गया, SSJ में पिछली बार पूछा गया, इस बार भी पूछा गया है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। बस छोटी सी टेबल एक बार जरा से इसको गौर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन 1 नंबर बन जाएगा आराम से। और ये क्वेश्चन सभी लोग देखते ही छोड़ देते हैं क्योंकि डेटा वाला जा रहा है, लेकिन 12 क्वेश्चन आता है। एज पर IS कोड 383/1970 द पासिंग परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट अंडर द जोन 4 फ्राम एन IS कोड 600 माइक्रोन सीव। मतलब IS कोड 600 माइक्रोन सीव है, जोन 4 है, पासिंग परसेंटेज कितना होगा ये देखिए। टेबल शायद नहीं आई है क्या? वो टेबल इम्पोर्टेंट है। टेबल तो नहीं आ पाई है,
मैं आपको दिखा देता हूँ। पर ये क्वेश्चन भाई अगर ये टेबल आप कहीं पा जाओगे, वैसे मैं इस टेबल को अपने में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसकी टेबल टेलीग्राम ग्रुप हमारा है सिविल ज्ञान लिमिटेड के नाम से, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके पास टेबल ये नहीं है, वैसे मुझे लगता है आपके पास टेबल ये वाली होगी। अगर टेबल आपके पास है तो उसमें जोन 4 आई स्कोर 600 पूछा, तो उसका ओली होता है 80-100%। आप क्वेश्चन देखोगे ना 2022 में 2023 में लगातार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार जरूर बना है, ठीक है। इस को जरूर देख लीजिएगा। मैं टेबल इसकी डाल देता हूँ, वैसे टेबल आ नहीं पाई मेरे साथ में, टेबल नहीं आ पाई है, ठीक है। फॉर एस्टिमेटिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट यूज फॉर कंक्रीट द प्रिस्क्राइब्ड ओवन ड्राइंग टेम्परेचर डिग्री कितना होता है। ओवन ड्राइंग टेम्परेचर जो आपका रखा जाता है वो आपका 100 ± 10, मतलब कि 100 से लेकर के 110 के बीच में आपका टेम्परेचर होता है। फोर इधर आपका राइट आंसर रहने वाला है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम लोग जब करते हैं, दिस टेस्ट हेल्प टू डिटरमाइन द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एज पर IS कोड 2386 पार्ट 3 1963। फॉर दिस टेस्ट ए सैंपल नॉट लेस देन 200 ग्राम शुड बी यूज। द मेथड्स यूज फॉर दिस टेस्ट आर वायर बास्केट, परफोरेटेड, इलेक्ट्रोप्लेटेड, ये सारी चीज़ें आपको यूज की जाती हैं, ठीक है। During the course aggregate crushing test, what size of aggregate is considered for testing purpose during segregation। तो एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट के करने के दौरान हमारा जो सैंपल होता है वो 12.5 mm के शेप से पास होना चाहिए और आपका 10 mm के शेप पर क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट जो क्रशिंग टेस्ट होता है उसका प्रोसीजर यहाँ दे रखा है। सबसे पहले क्या होता है, मतलब इस प्रोसीजर में जो भी सैंपल होगा उसको ब्रोकन किया जाएगा चिप्स के फॉर्म में, और उसको 12.5 mm की जो सीव होती है उससे पास कराया जाएगा। उससे तो पास हो जाना चाहिए सैंपल पूरा। और कहाँ पे रिटर्न करना चाहिए, 10 mm के सेब के ऊपर रिटर्न करना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से ही बन गया, पहली लाइन से क्वेश्चन बन गया। ड्यूरिंग द कोर्स एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट व्हाट साइज ऑफ एग्रीगेट इज कंसिडर्ड फॉर टेस्टिंग पर्पज ड्यूरिंग सेग्रीगेशन इन IS सीव। तो क्या होता है वो, ये बात यहाँ रखी है कि सिंपल जो भी होना चाहिए उसको ब्रोक किया जाना चाहिए और उसको चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 12.5 mm के शेप से पास होना चाहिए और 10 mm के शेप पर वो आपको रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद क्या रखा, द मटेरियल इज हीटेड, जो भी मटेरियल होगा उसको हीट किया जाता है, टेम्परेचर जो होगा 100 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, एंड देन कूल टू मेक इट ऑफ द ड्राई सरफेस बिफोर टेस्टिंग। अब इस मटेरियल को स्टील का सिलेंडर होगा, उसके ऊपर 1/3 हाइट तक रखा जाएगा और 25 बार उसको डंपिंग रॉड से कूटा जाएगा। सेकंड टाइम एंड थर्ड लेयर आर आल्सो सब्सिक्वेंटली लेड इन ए सिमिलर वे एंड आफ्टर द डंपिंग ऑफ द थर्ड लेयर द सरप्लस एग्रीगेट इज स्ट्रोक ऑफ स्टेट एज। मतलब क्या होगा, जो भी आपका सिलेंड्रिकल स्पेसन होगा उसमें 1/1 करके भरा जाएगा, 25 टाइम्स उसको जो है डंपिंग की जाएगी और ऊपर के एग्रीगेट को बाहर निकाल दिया जाएगा। The plunger is placed on the upper surface and load of 40 ton is applied in the uniform rate 4 ton per minute by the compression machine. The crushed aggregate is removed and sieved on 2.3 mm IS sieve. The material passing through this sieve is called and weight. Aggregate crushing value is obtained. कैसे, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमको 2.36 mm की IS sieve से उसको पास हो जाना चाहिए। ये बातें आपको यहाँ देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से बना था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन परसेंटेज ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। मतलब जो गुड ब्रिक अर्थ होगा उसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होगा आपका, तो याद रखना सलीम से सिल्का आपका सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 50 से 60% होता है। एलुमिना कितना होता है 20 से 30% आपका एलुमिना होता है। 3 से 8% आपका लाइम होता है। 4 से 5 से 6% 8% आपका आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम से आपका लेस देन 1% होता है। तो इस प्रकार मैक्सिमम जो होता है आपका सिल्का होता है। तो ये आप भी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। गुड ब्रिक अर्थ जो होगा, जो भी होगा आपका वो 50 से 60% आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और इट प्रिवेंट क्रैकिंग, सिंकरेज एंड रैपिंग, अराबिक्स वार्पिंग, ठीक है, रैपिंग। सिल्का इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक, द एक्सेस ऑफ सिल्का मेक द ब्रिक ब्रिटल। मतलब जो एक्सेस ऑफ सिल्का होगा वो मेक द ब्रिक्स ब्रिटल बनाएगा। अगर सिल्का की मात्रा एक्सेस मात्रा में होगी तो उसकी वजह से ब्रिक आपकी किसी हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। और सिल्का इम्पार्ट करता है यूनिफॉर्म शेप ऑफ द ब्रिक को, ठीक है।
अगर हम बात करें एल्यूमिना के अंदर, तो जो भी आपकी गुड ब्रिक अर्थ होगी उसके अंदर एल्यूमिना जो आपका होगा, तो 20 से 30% आपका एल्यूमिना रहने वाला होगा। एल्यूमिना इम्पार्ट क्या करता है, प्लास्टिसिटी को अर्थ में, ताकि उसको आसानी से मोल्डेड किया जा सके, मतलब उसको आसानी से उसको मोल्ड किया जा सके। इफ़ इट इज एक्सेस रॉ ब्रिक्स श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, मतलब ये अगर एल्यूमिना जो भी आपका होगा अगर एक्सेस मात्रा में होगी रॉ ब्रिक्स में, तो ये क्या कर देगा, श्रिंकेज एंड वार्प कर देगा ड्यूरिंग द ड्राइंग एंड बर्निंग। अगर हम बात करें लाइम की, तो लाइम जो होगा इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% फॉर गुड ब्रिक, मतलब जो भी गुड ब्रिक होगी उसके अंदर 5% अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड, तो इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 5 to 6% फॉर द गुड ब्रिक्स, इट इम्पार्ट कलर टू द ब्रिक। बात करते हैं मैग्नीशिया की, इट इम्पार्ट येलो इस कलर टू द ब्रिक, इट आल्सो डिक्रीज सिंक्रेज ऑन द ब्रिक। ठीक है, तो जो ब्रिक आपकी येलोइस कलर की होती है वो आपका जो होता है वो मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिलता है। ये डिक्रीज करता है सिंक्रेज को ऑफ द ब्रिक, की भी सिंक्रेज को डिक्रीज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप बर्न के लिए ब्रिक क्लास 30.5 एज पर आई स्कोर 1077, मतलब क्लास 3.5 की जो होगी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपकी होती है। ठीक है, या फिर 1 न्यूटन पर 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 35 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पर 35 है नहीं तो न्यूटन में वैल्यू रखिए पॉइंट किलोग्राम में, तो ये आपका हो जाएगा आपका क्या, 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे सारी क्लास दे रखी है कि अगर आपकी ब्रिक क्लास दे रखी है 35 है तो मिनिमम कितनी होगी, 35 ही होगी। 30 है 30, 25 25, 20 पे 20, मिनिमम उतनी होगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। 3.5 की 3.5, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबाउट द टेबल मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बंड के लिए ब्रिक की 3.5 मेगापास्कल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, अगर हम लोग ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एक्सीलरेटर काम करेगा फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एक्सेस ऑफ विच विल बी हार्मफुल, तो क्या होता है ऐसा, तो आपका भैया जो यहाँ पे सोडा सोडा जो होता है वो ऐसा काम करता है, मतलब वो आपका क्या करेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और एक्सीलरेटर के तरीके से काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा सोडा, 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। जो भी रॉ मटेरियल होते हैं ग्लास के निर्माण में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास आर सैंड हो गया, लाइम चाक हो गया, सोडा पोटास विच आर फ्यूज्ड ओवर 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे कि लाइम हो गया, सिलिका हो गया, फिर आपका मार्ल हो गया, सिलिका हो गया, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, सोडा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो जो भी आपका ग्लास होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में इन सब का यूज होता है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एज एक्सीलेटर या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में एज एक्सीलेटर या फ्यूजन ऑफ ग्लास में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होता है, तो आपको याद रखना है सोडा। अगला क्वेश्चन आपका है, मुंसल रेफरेंस आर प्राइमरली यूज फॉर क्लासीफाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, जो आपका मुंसल रेफरेंस होता है प्राइमरली यूज किया जाता है किसके किसके उसमें, तो आपका जो पेंट होता है उसके क्लासिफिकेशन में उसका यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मुंसल इज डिफाइंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखा मुंसल इज डिफाइंड एज ए सिस्टम दैट इज यूज फॉर क्लासीफाई कलर अकॉर्डिंग टू देयर ह्यू वैल्यू लाइटनेस और डार्कनेस एंड क्रोमा। मुंसल कलर सिस्टम इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कलर ऑफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल एंड क्रिएटिंग कलर। द मुंसल सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज इन द पेंट इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग द आइडेंटिफाइंग कलर्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मुंसल रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये मुंसल कलर सिस्टम है, क्वेश्चन आप देख ही रहिएगा, इसका नाम एग्जाम वैसे फोटो बना करके पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये मुंसल कलर सिस्टम भी है। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेनाइट और मार्बल लाइमस्टोन स्लेट, तो ग्रेनाइट आपका यूज कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है सी वाल में। मार्बल आपका कहाँ यूज होता है, ऑर्नामेंटल वर्क में। मार्बल आपका
मार्बल आपका ऑर्नामेंटल वर्क में, लाइमस्टोन आपका कहाँ पे मैक्सिमम, सीमेंट स्लेट आपका फ्लोरिंग में। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए की तरह आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार आपके ये बेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कुछ इसमें क्वेश्चन आपको नए लगे होंगे, कुछ आपको ऐसे लगे होंगे यार मैं तो पढ़ा हूँ, कुछ ऐसे लगे होंगे जो आप मैंने पढ़ा भी नहीं होगा। तो आई होप पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है और कैसे हमें अपनी तैयारी को करना है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो टॉप 20 MCQ थे बीएमसी के लेटेस्ट अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि आप इन क्वेश्चनों को बना पा रहे हो, 20 में से आपने कितने क्वेश्चन बनाए, वो एक बार हमको ज़रूर, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनाए एक बार ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।